मौसम सरमा की आमद के साथ ही अक़वाम आलम के लिए कोरोना की 5वीं लहर का खतरा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खतरा है कि ये वेरिएंट किसी भी वक्त पाकिस्तान में भी पंजे गाड़ सकता है और खतरे की घंटी आज एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब ने बजा दी है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब 5वां वेरिएंट भी सामने आ गया है। जो म्यूटेशंस हो रही हैं कोविड की, ये ओमिक्रॉन असल में इसकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या? ये कितना इंटेंस है? कहा जा रहा है कि पहले चारों वेरिएंट से ज्यादा शदीद है। तो सबसे पहले इस हवाले से बताइएगा डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो वेरिएंट्स हैं ये इस तरह नहीं है कि एक वेरिएंट आता हो। ये जैसे डेल्टा वेरिएंट था, उसमें 12 से 13 म्यूटेशंस थी और कुछ 9 के करीब वेरिएशंस थी इसके आरएनए में। ये हमें समझने की चीज़ है कि ये बहुत बड़े साइज़ की वायरस है जो 2019 के दिसंबर में एक चमगादड़ के अंदर हॉर्सशू बैट में 2 वायरसेस मिली और एक वायरस बनी, इसलिए ये बहुत बड़े साइज़ की है। और वहाँ से ये इंसानों में स्विच हुई। जब स्विच हुई तो फिर इंसान से इंसानों को लगती गई और इसको पेंडेमिक कहा गया। शुरू में कोशिश की गई कि ये वुहान तक महदूद रहे, नहीं रही, पूरे चाइना में फैली और फिर पूरी दुनिया में फैली और पेंडेमिक कहलाई। इसकी जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि इस वायरस की म्यूटेटिंग पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं, 39,000 से भी ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि 39,000 म्यूटेशंस इसमें आ सकती हैं। जो आखिरी जो अभी रिसेंटली 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट हुआ और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जैसे ही उन्होंने ये देखी ओमिक्रॉन की म्यूटेशंस और वेरिएशंस, उन्होंने फॉरेन इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया, कोई चीज़ छुपाई नहीं। और इसमें ये जो जैसे आपने कहा कि इसमें जो म्यूटेशंस हैं वो 50 से भी ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी ज़्यादा है, एक तो मिकदार में कि एकदम 50 म्यूटेशंस आ जाना किसी वायरस में बहुत बड़े कंसर्न की बात है। और इसीलिए हम भी और WHO भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहता है। अदरवाइज़ हमने कहना था वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट खाली। लेकिन इसमें ज़ाहिर है हमें कंसर्न होना चाहिए, पूरी दुनिया को कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि ये एक आफत है जो बार बार नाज़िल हो रही है और इस दफ़ा ज़्यादा शिद्दत से हुई क्योंकि 50 के करीब म्यूटेशंस इसमें हैं, वेरिएशंस इसके अलावा हैं। तो ये इसमें जो ज़्यादा अहमियत की बात है वो ये है कि 32 के करीब जो इसमें म्यूटेशंस हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स में है। जो कांटे इसके ऊपर आपको नज़र आते हैं आपकी स्क्रीनों पे, उसमें हैं। और उन कांटों की सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि सांस के ज़रिए जब हम वायरस अंदर लेते हैं बॉडी के, तो उसमें जाके अटैच उसने फेफड़ों में जो रिसेप्टर्स हैं ACE2, इन कांटों के ज़रिए होना है। तो ये जो वेरिएशंस आ रही हैं या म्यूटेशंस आ रही हैं मोस्टली इसकी स्पाइक प्रोटीन्स में, ग्लाइकोप्रोटीन S जिसको हम रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में कहते हैं। अब एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो वैक्सीन्स हैं, हमारी तमाम वैक्सीन, चाहे वो सब यूनिट हैं, चाहे वेक्टर वायरल वैक्सीन्स हैं, चाहे वो मैसेंजर RNA, वो भी इसी डोमेन में काम करती हैं। वो भी वायरस को कुछ नहीं कहती, वो इन कांटों को ही तोड़ फोड़ देती हैं ताकि अटैचमेंट जो असेंबली सिस्टम है उसको टारगेट करती हैं। इसलिए और जो हमारी अदवायात हैं जो हम इलाज के लिए इस वक्त यूज़ कर रहे हैं वो भी इसी असेंबली सिस्टम को टारगेट करती हैं। इसलिए जब आपका टारगेट ही म्यूटेट कर जाएगा तो इसलिए ख़तरा डेफिनेटली मंडरा रहा है और बहुत कंसर्न्ड हैं हम तमाम साइंसदान, तमाम सर्जन के बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया कंसर्न है अब, और हम भी कंसर्न है कि हमने 7 ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां ऐड कर दी हैं, दुनिया भी सफ़र महदूद कर रही है। लेकिन आज एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब ने डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा जो मीडिया टॉक की है उसमें वाजे कर दिया है कि हम इसको उस तरह से कटेल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हो सकता है कि प्रोलॉन्ग कर दे टाइम, ये हम तक पहुंचे, हांगकांग तक पहुंच गया है, हम तक भी इसने पहुंचना है, पूरी दुनिया में फैलना है। तो व्हाट डू वी नीड टू डू डॉक्टर साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम? एक तो हुकूमत के करने की चीज़ें हैं जो वो कर रही है, मेरा ख्याल है उनको मज़ीद सख्ती करनी पड़ेगी। जो उन्होंने बड़ी बड़ी गैदरिंग्स का, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर की हैं, सोशल या रिलीजियस नेचर की हैं, उनकी इजाज़त दी है, उनको फौरी तौर पे कटेल करना पड़ेगा। उनको शादियाँ आउटडोर में करानी चाहिए क्योंकि वेल वेंटिलेटेड जगहों पे ये नहीं कम ट्रांसमिशन का पोटेंशियल है। उनको ज़ीरो टॉलरेंस करनी चाहिए फॉर मास्क, नो सर्विस विदाउट मास्क।
तो इसके बाद हम उनको बार बार स्ट्रेस करना चाहिए, कैंपेन चलानी चाहिए हैंड हाइजीन के बारे में, और स्पेशली बच्चे और बूढ़ों को जो ऑलरेडी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं स्मॉग से, कि उनकी क्योंकि छाती और भी ख़राब हो रही है, उनको आइसोलेटेड रखें। जो टेस्ट एंड ट्रेस का सिस्टम है और लेटरल फ्लोमीट्री जो रैपिड टेस्ट है वो करें, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि ये जो ओमिक्रॉन है जिसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं, कि इसके टेस्ट का भी जो हमने देखा है जो एस प्रोटीन है वो नहीं डिटेक्ट होती। ये एक अच्छी चीज़ है कि जो टेस्ट करने वाले जो सुन रहे होंगे आपके लैब्स वाले, उन्होंने एस प्रोटीन को डाउन प्ले किया है इसने, तो इसलिए इसकी जो म्यूटेशंस हैं उसके लिए टेस्ट भी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हुकूमत के करने की और सब अवाम के करने की है कि अपनी वैक्सीन जल्द अज जल्द कराएं। डॉक्टर साहब लास्टली ये बताइएगा कि वो वैक्सीनेशन जो पहले 4 वेरिएंट्स के ऊपर कारगर था वो ओमिक्रॉन पर भी कारगर होंगी, यानी साइनोवैक हो, वो फाइजर हो, वो मॉडर्ना हो, या वो वैक्सीनेशन जो पहले लोग ले चुके हैं अब वही शॉट्स अब भी ले सकते हैं वो? देखें, अभी ये बहुत कबल वक्त होगा ये कहना कि ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेंगी आफ्टर ऑल दीज म्यूटेशंस। मेरे ख्याल में कि ना लगाने से तो बहुत बेहतर है कि लगाई जाएं, ताकि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करके इस वायरस को रुखसत दुनिया से किया जाए, ताकि इंसानियत की कीमती जानें बचाई जा सकें। और वो तब क्रिएट होगी, अब 7% पे अफ्रीका, पाकिस्तान 50% पे खड़ा है, जब तक 80% आप तमाम ममालिक नहीं लगा लेते। और जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पूरी की पूरी वैक्सीन या बूस्टर डोजेज लगाई हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जितनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है इस चीज़ पे कि नई वैक्सीन बनाने पे, चाहे वो मॉडर्ना है चाहे फाइजर है, सब ने, मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते में नई वैक्सीन रोल ओवर होंगी जो इस पे इफेक्टिव ज़्यादा होंगी। तो डॉक्टर साहब इससे पहले जो वैक्सीनेटेड है इस कवर में है जो ऑलरेडी, डॉक्टर साहब इससे पहले जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले ली है, अब वो डबल डोज है या सिंगल है, क्या वो दोबारा भी वैक्सीनेट करा सकते हैं एहतियात के तौर पर? यानी 3-4 माह पहले जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है वो दोबारा रेडी है उसके लिए? देखें, जैसे मैंने कहा कि अभी ये बहुत कबल वक्त है ये कहना कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव हैं। इस वक्त उनके लिए अपने आप को पाबंद करना, कि आइसोलेट करना, हजूम पुरहजूम जगहों पे से जाना रोकना, अपना हाथों का ख्याल रखना, मास्क पहनना, आइसोलेट जितना भी रख सकें रखें, और घर से ऑपरेट करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके वो वैक्सीन लगाएं और हमें बाद में पता चले कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है इस वायरस के, म्यूटेटेड वायरस के। अभी इंतज़ार करें, नई वैक्सीन रोल ओवर हो रही हैं, 2 से 3 हफ्ते में मार्केट में आ जाएंगी। उस वक्त ये डिसाइड होगा कि ये इनकी इम्यूनोजेनिसिटी, हमारी यूनिवर्सिटी भी इसी पे काम कर रही है कि देख रही है कि इसकी सेंसिटिविटी या इम्यूनोजेनिसिटी कितनी मौसर है जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं उसकी। इस वक्त ये कोई भी जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन कंपनीज ने काम शुरू कर दिया है। मॉडर्ना ने आज अनाउंस कर दिया है कि 15 दिन में वो नई वैक्सीन लॉन्च कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे।